प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं मूल कण क्रियाओं में संरक्षण नियम कौन कौन से लागू होते हैं। तो सबसे पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम कि क्रिया से पूर्व पार्टिकल्स का जितना ऊर्जा है उतनी ही क्रिया के बाद जो उत्पाद बन रहे हैं उन पार्टिकल्स की होगी। ये और आवेश का संरक्षण नियम कि आवेश जितना पार्टिकल्स का क्रिया से पूर्व है मूल कण की क्रियाओं के बाद भी वो उतना ही रहेगा। अब मतलब क्रिया से पूर्व हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल उस क्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी जो भी ऊर्जा है, आवेश है, रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है, वही के वही मान क्रिया के बाद जो उत्पाद बन रहे हैं उन कणों की ऊर्जा, आवेश और रेखीय संवेग और कोणीय संवेग भी वही होंगे। तो इसका मतलब कौन कौन से संरक्षण नियम हो रहे हैं? ऊर्जा का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण हो रहा है, रैखिक संवेग का संरक्षण होता है, कोणीय संवेग का संरक्षण होता है और बेरियन संख्या का संरक्षण होता है। बेरियन संख्या आप जानते हैं केवल उन्हीं के लिए दी जाती है जो कि बेरियन पार्टिकल्स हैं। लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन संख्या का संरक्षण नियम लागू होता है। यानी कि ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि लेप्टॉन संख्या बेरियन संख्या संरक्षण लागू होते हैं, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल बेरियन या लेप्टॉन नहीं है तो उनकी जो पार्टिकल बेरियन नहीं है उनकी बेरियन संख्या का मान 0 होता है। जिनके जो पार्टिकल लेप्टॉन नहीं है उनकी लेप्टॉन संख्या का मान 0 होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बेरियन संख्या का संरक्षण नियम लागू होता है, लेप्टॉन संख्या का संरक्षण नियम लागू होता है, विचित्रता का संरक्षण लागू होता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि विचित्रता का संरक्षण केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में होता है और विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं में होता है, दुर्बल में नहीं होता है। इसी तरह ये जो नीचे के हमने जो संरक्षण नियम दिए हैं ये आपके पास विचित्रता संख्या भी आपके पास प्रबल अन्योन्य क्रियाएं और विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं में संरक्षित रहती है, दुर्बल में नहीं। इसी तरह हाइपर आवेश का जो संरक्षण होता है जो कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, y=b+s, यानी आपके पास बेरियन संख्या और विचित्रता संख्या का जो संयोग है वो हाइपर आवेश होता है। और ये हाइपर आवेश भी प्रबल अन्योन्य क्रिया और चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं में संरक्षित होता है, जबकि दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में इनका संरक्षण नहीं होता है। और समता का संरक्षण हमने जब इस समता को पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में तब भी हमने कहा था कि प्रबल और विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं में समता क्या रहती है, पेरिटी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। अगर इवन पेरिटी है तो पार्टिकल की बाद में भी उत्पादों के बनने में भी कौन सी पेरिटी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। अगर पूर्व में ऑड है तो बाद में भी क्या होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए। लेकिन पेरिटी का संरक्षण भी दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में नहीं होता है। और जो अगर हम मूल कणों की बात करें तो समता धनात्मक या सम किसके लिए होती है? इवन पेरिटी किसके लिए होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, लैम्डा 0 और सिग्मा हाइपरॉन्स के लिए ये क्या होती है? समता धनात्मक होती है। लेकिन के आयोन्स यानी के मेसॉन्स, पायोन्स, पाई मेसॉन्स, म्यूऑन्स और इनके जो भी प्रतिकण फर्मियन हैं उन सब के लिए समता क्या होती है? विषम होती है। तो बोसोन कणों और प्रतिकणों की समता हम क्या कह सकते हैं? सम होती है, समान होती है। और फर्मियन कणों और उसके प्रतिकणों की पेरिटी क्या होती है? विपरीत होती है, यानी कि आपके पास ये इवन ना होके ऑड होती है। अब आइसोस्पिन को भी हमने डिफाइन किया था। तो आइसोस्पिन का जो संरक्षण है वो हेड्रॉन में होता है, यानी बेरियन और मेसॉन्स में होता है। लेप्टॉन्स कणों में बेरियनों और पायोनों में, मेसॉनों में, हाइपरॉनों में इन सब का किसका संरक्षण होता है? आइसोस्पिन का संरक्षण होता है। लेप्टॉन कणों में नहीं होता, जिसके हमने 3 समूह डिफाइन किए थे, इलेक्ट्रॉन समूह, म्यूऑन समूह और टाउ समूह। तो इन सब में आइसोस्पिन का संरक्षण नहीं होता, जबकि हेड्रॉन्स में जो कि बेरियन, हाइपरॉन, पायोन, मेसॉन कण हैं उनमें आइसोस्पिन क्या रहती है? संरक्षित रहती है। और अगली हम जो बात कर रहे हैं किसका नियम का पालन होता है? आवेश संयुग्मन सममिति का पालन होता है। अब आवेश संयुग्मन क्या चीज़ है? कि आवेश संयुग्मन में कि प्रत्येक मूल कण अपने प्रतिकण में बदल सकता है और इसलिए मूल कण का जो आवेश है, हाइपर आवेश है, बेरियन संख्या है, लेप्टॉन संख्या है, विचित्रता संख्या, उसके सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो आवेश अगर किसी कण पे Q था तो उसके जो आवेश संयुग्मन का पालन होने पर उसके प्रतिकण पे कितना आवेश आएगा? -Q आएगा। और इसी तरह उसके जो हाइपर आवेश संख्या थी वो अगर Y थी कण की, मूल कण की, तो उसी कण जब प्रतिकण में बदलेगा तो आवेश संयुग्मन से उस पर कौन सा आवेश आएगा? हाइपर आवेश क्या आएगा? -Y आएगा। इसी तरह बेरियन संख्या B से -B हो जाएगी, लेप्टॉन संख्या L से -L हो जाएगी, विचित्रता संख्या S से
-s हो जाएगी। लेकिन फोटॉन है, उदासीन पायोन है, उदासीन ईटा है, और ये नीटागण, ये सब जैसे कि हमने दिखा है गामा गामा में बदलता है, पाई जीरो में बदलता है, पाई जीरो में बदलता है, यानी जो उदासीन कण हैं वो स्वयं में ही बदलते हैं। तो इनका आवेश संयुग्मन जब होता है तो इनका आवेश की संयुग्मिति हम किससे निकाल सकते हैं? इनका प्रतिकण ये खुद स्वयं ही है। तो आवेश संयुग्मन को हम किससे दर्शाते हैं? इसको हम आवेश पैरिटी भी कहते हैं, तो हम उससे भी दर्शाते हैं, पैरिटी भी हम इसको कहते हैं। और प्रबल और विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं में तो इस आवेश संयुग्मन समिति का पालन होता है, लेकिन दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में इसका पालन नहीं होता। तो जो भी हमें अगर नाभिकीय अभिक्रिया दी जा रही है, अगर उनमें इन सब संरक्षण नियमों का पालन हो रहा है तभी वो नाभिकीय अभिक्रिया संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं होती है नेचर में। इसके हम इस चैप्टर के एंड में हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे कि कौन सी क्रिया इन संरक्षण नियमों के तहत पॉसिबल है और कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। तो ये विभिन्न प्रकार के संरक्षण नियम हमने देखे जिनका कि पालन मूल कण क्रियाओं में होगा। ऊर्जा का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, रेखिक संवेग का संरक्षण, कोणीय संवेग का संरक्षण, बेरियॉन संख्या का संरक्षण, लेप्टॉन संख्या का संरक्षण, विचित्रता संख्या का संरक्षण, हाइपर आवेश का संरक्षण, समता का संरक्षण, संभाविक चक्रण का संरक्षण यानी आइसोस्पिन का संरक्षण और आवेश संयुग्मिति का पालन। तो ये सब चीज़ें हैं जो मूल अनेक कण क्रियाओं में अगर फॉलो हो रही हैं तब तो वो क्रिया संभव होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब हम ये देख रहे हैं कि गेलमान ने जब बेरियॉन और मेसॉन की विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं से संबंधित समीपताओं का अध्ययन किया तो उसको ऐसा समझ में आया कि इसका मतलब ये जो मूल कण जिन्हें हम नाम दे रहे हैं ये और भी अधिक आधारभूत इकाइयों से मिलकर बने हुए हैं, और वो आधारभूत इकाइयों को, उन बेसिक यूनिट्स को उसने नाम क्या दिया? क्वार्क्स। और क्वार्क की जो परिकल्पना की गई उसमें 3 प्रकार के क्वार्क माने गए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क, विचित्र क्वार्क। और इनकी प्रति इकाइयों को किस रूप में लिखा गया? U बार, D बार और S बार के रूप में लिखा गया। यानी ओवरऑल में कहूँ तो कुल 6 क्वार्क हो गए, 3 तो कण हो गए, 3 तो मूल क्वार्क हो गए और 3 उनके प्रति क्वार्क हो गए हैं, प्रतिकण हो गए हैं। और जो ऐसा माना गया कि आपके पास मुक्त क्वार्कों का अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन ये क्वार्क वो कण हैं जिनसे मिलकर क्या बनते हैं? मूल कणों की संरचना होती है। अब यहाँ पर मूल कणों की संरचना को इससे समझाने के लिए कुछ बेसिक यूनिट्स इनके डिफाइन की गई हैं, कुछ इनके गुण डिफाइन किए गए हैं। और वो गुण क्या कि आइसोस्पिन, उसका तृतीय घटक क्या है, विचित्रता क्या है, आवेश क्या है, बेरियॉन संख्या क्या है और हाइपर आवेश कितना है, इन सबको डिफाइन किया गया, इसको मान दिए गए। तो अप क्वार्क के लिए माना गया कि जो आइसोस्पिन है वो हाफ होती है, डाउन के लिए भी हाफ होती है, स्ट्रेंज के लिए 0 होती है। और आइसोस्पिन का तृतीय घटक अप क्वार्क के लिए हाफ होता है, डाउन क्वार्क के लिए -हाफ होता है और स्ट्रेंज क्वार्क के लिए 0 होता है। और विचित्रता संख्या अप और डाउन क्वार्क की 0 है, स्ट्रेंज क्वार्क की -1 मानी गई। और जो आवेश माना गया अप क्वार्क पे 2/3, डाउन क्वार्क पे और स्ट्रेंज क्वार्क पे -1/3 माना गया। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि आवेश मूल कणों का किस में है? पूर्णांकों में है। और अगर हम उनको 3 कणों से मिलकर बना हुआ मान रहे हैं या 2 कणों से मिलकर बना हुआ मान रहे हैं तो उनकी बेसिकली हमने 3 क्वार्क डिफाइन किए, इसलिए आवेश किस में दिया गया है? 1/3 या 2/3 इस तरह की फॉर्म्स में दिया गया है। बेरियॉन संख्या का मान 1/3 है तीनों के लिए। और हाइपर आवेश B + S को जोड़ने पर अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के लिए 1/3 मिलता है, और जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसके लिए मिलता है हमें -2/3। तो इस तरह से हम ये मान निकाल सकते हैं। तो इनके आधार पर ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने इनकी लिखी हैं, जो गुण इनके डिफाइन किए गए हैं गेलमान के द्वारा, उसके द्वारा हम मूल कणों की क्वार्क संरचना को समझते हैं। तो वो क्वार्क संरचना तब सेटिस्फाई होगी जब इन सब के संयोजन हम इस तरह से करें कि मुझे जो मूल कण के लिए बेसिकली आइसोस्पिन, उसके तृतीय घटक और विचित्रता संख्या, उसके आवेश, बेरियॉन संख्या और हाइपर आवेश का मान अगर मुझे सही सही मिलता है तो मैं उस संयोजन से, उन क्वार्कों के संयोजन से मैं उसकी संरचना को दर्शा सकती हूँ। तो हम ये बेसिकली किसके लिए दी गई क्वार्क संरचना? हेड्रॉन पार्टिकल्स के लिए, लेप्टॉन के लिए नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लेप्टॉन के आगे क्रॉस किया है। मूल कणों की हमको संरचना मालूम है कि मूल कणों का जब हमने वर्गीकरण किया था तो देखा था लेप्टॉन और हेड्रॉन प्रकार के हम कणों में इसको बांट के इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो लेप्टॉन्स पार्टिकल के लिए ये संरचना नहीं मानी गई है। क्वार्क संरचना सिर्फ किसके लिए दी गई है? हेड्रॉन पार्टिकल्स के लिए, ये मुझे ध्यान रखना है।
ये हमें ध्यान रखना है कि हेड ऑन पार्टिकल के लिए ही क्वार्क संरचनाओं की बात की गई है। तो और हेड ऑन पार्टिकल में आते हैं बेरियन और मेसॉन कण। तो बेरियन और मेसॉन कणों की संरचना को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्वार्क संरचना के थ्रू, वो हमें देखना है। तो बेरियन में हमने क्या माना था, न्यूक्लियन और हाइप्रोन। और न्यूक्लियन में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइप्रोन कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के बेसिकली, लैम्डा, सिग्मा, जाई और ओमेगा। तो हम इन सबको पहले देखेंगे और फिर हम बात करेंगे कि मेसॉनों की किस प्रकार से हम संरचना देते हैं। तो सबसे पहले हम बेरियनों में न्यूक्लियनों की देखते हैं। तो प्रोटॉन के लिए जो क्वार्क मॉडल दिया गया वो दिया गया UUD, यानी 2 तो अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क से मिलकर क्या बना हुआ है, ये जो प्रोटॉन है ये बना हुआ है। अब हम ये देखते हैं अगर ये इसका क्वार्क मॉडल है तो ये किस तरह से सेटिस्फाई करेगा इसकी आइसोस्पिन के तृतीय घटकों को, इसकी बेरियन संख्या को, इसके विचित्रता संख्या को और इसके आवेश को। तो हमने ये देखा था कि अब क्वार्क की जो मेरे पास आइसोस्पिन का तृतीय घटक है वो +½ है, तो ये 2 हैं इसलिए +½ और +½ और डी के लिए आपके पास जो तृतीय घटक है वो -½ था, तो ये -½ तो ये टोटल निकाला तो हमने कितना आ गया, ½ इसी तरह बेरियन संख्या का मान हमने निकाला तो बेरियन संख्या सभी की क्या है, 1/3 है। तो तीनों का 1/3 1/3 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और चूँकि ये बेरियन ही है प्रोटॉन, इसकी बेरियन संख्या का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मुझे पता था और वो मुझे प्राप्त हो गया। और विचित्रता संख्या इसकी क्या होती है, 0। तो चूँकि इन सभी क्वार्क के लिए, चूँकि ये U क्वार्क और D है केवल, और U और D के लिए दोनों के लिए ही विचित्रता संख्या का मान क्या है, 0 है क्वार्क की, इसलिए ये 0 आ जाएगा। और आवेश का मान जो प्रोटॉन पर है, 2 U क्वार्क होने से 2/3 और 2/3, और एक D क्वार्क की क्या है, -1/3 आवेश है। और 2/3 2/3 यानी 4/3 हो गया, 4/3 -1/3 करेंगे यानी 3/3 यानी 1। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, +1 होता है, वो मुझे मालूम है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 हो जाना चाहिए, वो भी मुझे पता है। इसका T3 -½ आ जाना चाहिए, बेरियन संख्या 1 आ जानी चाहिए, S0 आ जाना चाहिए। तो ये जो क्वार्क मॉडल मैं न्यूट्रॉन के लिए दूँ, उनसे अगर ये सब चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो इसका ये क्वार्क मॉडल होगा। तो हम ये देखते हैं कि एक किससे सेटिस्फाई होती है, UDD से, यानी कि एक तो अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर क्या बना है, न्यूट्रॉन बना है। तो अब हम यहाँ पे पुनः U के लिए T3 की मान ½ D के लिए -½ 2 है इसलिए 2 बार रखा तो -½ आ जाता है टोटल करने पर। बेरियन संख्या तीनों की 1/3 है, जोड़ते हैं तो 1 आ जाता है। और U और D के लिए विचित्रता संख्या 0 है, इसलिए न्यूट्रॉन की विचित्रता संख्या मुझे क्या मिलती है, 0 मिलती है। और जो आवेश है ये इसका U क्वार्क का 2/3 है, D का -1/3 है, तो माइनस और माइनस 2 बार जुड़ेगा तो 2/3 से 2/3 कट के क्या आ जाएगा, 0 आवेश न्यूट्रॉन पे आ जाएगा, जो कि होता है। तो इसका मतलब ये UDD संरचना न्यूट्रॉन को क्वार्क मॉडल के थ्रू सेटिस्फाई करती है। अब हम देखते हैं हाइप्रोनों की संरचना। तो हाइप्रोन में सबसे पहले किसकी देख रहे हैं हम, λ0 की। और इसका मॉडल के अनुसार जब हम निकालते हैं तो इसका मॉडल मुझे क्या मिलता है, UDS मिलता है। और UDS यानी एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क और एक आपके पास स्ट्रेंज क्वार्क। अब हम अप क्वार्क के लिए जब देखते हैं कि आपके पास जो आइसोस्पिन का तृतीय घटक है वो ½ है, D के लिए भी ½ है और S के लिए 0 है, इसलिए इन सबको जोड़ते हैं तो T3 1 आ जाता है। इनकी बेरियन संख्या तीनों की 1/3 है, इसलिए टोटल करते हैं तो 1 आ जाता है। U और D क्वार्क के लिए विचित्रता संख्या 0 है, S क्वार्क के लिए -1 है, इसलिए विचित्रता संख्या इसकी कितनी मिल जाती है, λ0 की -1। अब λ0 है इसलिए आवेश 0 आना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है कि U पे आवेश 2/3 माना गया है, D पे -1/3, S पे -1/3, इसलिए क्या मिल जाता है, टोटल करने पर 0 मिल जाता है। इसी तरह ओमेगा की संरचना देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये 3s पार्टिकल से मिलकर क्या बना है, ओमेगा माइनस। तो 3s है तो एक की जो प्रॉपर्टी है उसको हमें 3 से गुणा कर दूं, ये भी मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास इन सब के लिए जो आइसोस्पिन का तृतीय घटक है वो 0 है, तो 0 आ जाएगा। 1/3 बेरियन संख्या है तो टोटल करने पर 1 आ जाएगा। तीनों का आवेश -1/3 -1/3 1/3 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि दिख रहा आवेश क्या है, माइनस का है। और इस विचित्रता संख्या का मान क्या है, तीनों को जोड़ेंगे -1 -1 -1 तो क्या आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह मैं मान निकाल सकती हूँ किसके लिए, कि आपके पास सिग्मा प्लस का क्या है,
तो सिग्मा प्लस की संरचना, तो ये सब मान आप खुद भी निकाल सकते हैं कि जो संरचना है वो इस तरह से दी जाए कि आपके पास इनके लिए आइसोस्पिन का तृतीय घटक है, बेरियॉन संख्या है, आवेश है, स्ट्रेननेस नंबर है, ये सब अगर सेटिस्फाई होते हैं तो वो संरचना क्वार्क संरचना किसके लिए मानी जाएगी, उस गिवन मूल कण के लिए मानी जाएगी। तो जहाँ पर मुझे अच्छे से पता है कि यू क्वार्क के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि आपके पास हमने इन क्वार्क के लिए अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क के लिए किस प्रकार से हमने आइसोस्पिन के मान दिए हैं, विचित्रता संख्या के मान दिए हैं, आवेश के मान दिए हैं, बेरियॉन संख्या को डिफाइन किया है। तो इसी आधार पर जब हम निकालते हैं तो सिग्मा प्लस की संरचना मुझे मिलती है यूयूएस, सिग्मा जीरो की मिलती है यूडीएस, सिग्मा माइनस की मिलती है डीडीएस, और जाई की या काई जिसको हम कहते हैं तो उसकी माइनस की जो है जाई माइनस की मिलती है डीएसएस, और जाई जीरो की मिलती है यूएसएस के बराबर। अब हम देखते हैं कि इसी पैटर्न पे आधारित हम देखते हैं कि मेसोनों की हम किस तरह से क्वार्क मॉडल दे सकते हैं। तो पुनः यही स्थिति यहाँ भी है कि आपके पास जो संरचनाएं हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन मुझे एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो इसका निर्माण होता है मेसोनों का, वो एक तो क्वार्क और एक प्रति क्वार्क से मिलकर होता है, और जो प्रति क्वार्क की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके आधार पर अगर मैं देखूं तो इसका मतलब जो एस बार के लिए जो मैंने देखा है टी का मान वो हो जाएगा, यू क्वार्क के लिए तो मान हाफ है, तो एस बार के लिए जो आपके पास मेरे पास टी का मान आएगा वो हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर एस के स्ट्रेंज के लिए जीरो है तो ये जीरो ही रहेगी, अप क्वार्क के लिए हाफ है तो माइनस हाफ हो जाएगी, डाउन क्वार्क के लिए प्रतिकण की बात करूंगी तो ये भी माइनस हाफ हो जाएगी, यानी साइन बदल जाएंगे अगर मैं सब में प्रतिकणों की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूं तो यहाँ पर अगर मैं देखूं जैसे कायोन की संरचना में मेरे पास एक तो क्वार्क है अप क्वार्क और दूसरा है स्ट्रेंज क्वार्क का प्रतिकण यानी एस बार जिसको मैंने लिखा है। तो अगर मैं आइसोस्पिन निकालती हूँ तो आइसोस्पिन यू की तो हाफ है, यहाँ दिख रही है हाफ है, और एस बार के लिए जीरो है तो जीरो ही रहेगी, इसलिए हाफ प्लस जीरो हाफ आ जाएगा। स्ट्रेंजनेस नंबर की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास अप क्वार्क के लिए कितनी है, शून्य, तो शून्य ही रहेगी, और स्ट्रेंज क्वार्क के लिए -1 है, तो इसलिए अगर मैं इसके प्रति क्वार्क की बात करूंगी तो ये कितनी हो जाएगी, +1, तो इसलिए H0 + 1 यानी 1। इसी तरह जब मैं बेरियॉन संख्या की बात करती हूँ तो सबकी बेरियॉन जो हमने क्वार्कों के लिए 1/3 बेरियॉन संख्या डिफाइन की है, तो इनके प्रति क्वार्कों की कितनी हो जाएगी, -1/3। तो यहाँ से अगर मैं u के लिए लिख रही हूँ तो u के लिए 1/3 और s बार के लिए -1/3, तो बेरियॉन संख्या 0, और वो मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ क्योंकि मेसॉन बेरियॉन्स नहीं होते हैं, तो इनके लिए बेरियॉन संख्या का मान क्या आना चाहिए था, 0, जो कि मुझे मिला है। और आवेश की बात करूँ तो s पे आवेश क्या था, u पे आवेश, u क्वार्क पे आवेश कितना है, 2/3 है, और वो हमने यहाँ पर u क्वार्क के लिए जो आवेश है वो 1/3 है, तो इसको हम थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में लिख लेते हैं कि u क्वार्क के लिए आवेश कितना है, 1/3 है, और s क्वार्क के लिए यहाँ का -2/3 होने से s बार का क्या हो जाएगा, +2/3, तो 1/3 + 2/3 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। हमने ऐसा इसको क्यों चेंज किया है, क्योंकि हमारे पास जो u है वो मैंने पहले लिखा है, s बार को मैंने बाद में लिखा है, तो u का आवेश मैंने पहले लिख दिया और s बार का आवेश मैंने बाद में लिख दिया है। इसी तरह T3 की बात करूं तो T3 में मेरे पास u के लिए आइसोस्पिन का जो तृतीय कंपोनेंट है वो +1/2 था, तो ये u है इसलिए हाफ ही रहेगा, और s बार के लिए 0 था तो ये 0, तो हाफ आ गया। तो इस तरह से हम संरचनाओं को सेटिस्फाई मेसॉनों के लिए भी करा सकते हैं। एक और इसी तरह k माइनस के लिए संरचना में क्या किस प्रकार सेटिस्फाई होती है, SU बार के द्वारा, और K0 के लिए D क्वार्क और S का प्रतिकण क्वार्क यानी स्ट्रेंज क्वार्क का प्रति क्वार्क के द्वारा ये संरचना सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर एक बार हम पुनः इसको देख लेते हैं कि K0 जो है तो उसके लिए अगर हम देखें तो D कण के लिए जो आइसोस्पिन का मान है वो हाफ है, और S बार के लिए आपके पास 0 है इसलिए वो 0 ही रहेगा, तो हाफ + 0 यानी हाफ। और स्ट्रेंजनेस संख्या की बात करूं तो अप क्वार्क के लिए डाउन क्वार्क के लिए आपके पास जो स्ट्रेंज संख्या का मान है वो 0 है तो 0 ही रहेगा, और S बार के लिए जो स्ट्रेंज संख्या है जो कि स्ट्रेंजनेस मुझे मिलती है आपके पास स्ट्रेंज क्वार्क के लिए -1, तो इसके प्रतिकण के लिए ये हो जाएगी +1, तो इसलिए यहाँ 1। इसी तरह बेरियॉन संख्या सबकी 1/3 है, लेकिन यहाँ प्रतिकण है तो 1/3 और माइनस की हो जाएगी इसके लिए प्रतिकण के लिए, तो 0 हो जाएगा। इसी तरह आवेश जो D का है
डी कण का 1/3 है, वो 1/3, लेकिन एस जो कण है, जो एस बार है, उसके लिए जो आवेश का मान है वो -1/3 है, लेकिन यहाँ इसका प्रतिकण है, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का 1/3, तो मान क्या मिलेगा मुझे 0। तो ओवरऑल मुझे ये ध्यान रखना है कि जो हमने कणों के लिए, क्वार्कों के लिए जो डिफाइन किए हैं वैल्यूज, प्रति कणों के लिए वो मान किस में हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। तो इसी प्रकार नीटा की जो संरचना है वो आपके पास यू बार से भी सेटिस्फाई होती है, डी बार से भी, इसलिए इन दोनों का एवरेज मानते हुए तो इसकी संरचना नीटा की क्या दी गई, यू बार माइनस डी बार अपॉन √2। पाई जीरो की संरचना यू बार से भी सेटिस्फाई होती है, डी बार से भी सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये माना गया कि इसकी संरचना को यू बार प्लस डी बार अपॉन √2 से भी हम दर्शा दे सकते हैं। पाई प्लस की संरचना यू बार प्राप्त हुई है, पाई माइनस की डी यू बार प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से हम इनका संयोजन बना के देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे क्वार्क, तो उसी आधार पर हम इनका क्वार्क मॉडल दे सकते हैं। धन्यवाद।